मैं हूं गौरव खरे। एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। तो आज मैं आपको भारतीय संसद के बारे में बताने जा रहा हूं, किस प्रकार से हमारी संसद काम करती है, कौन कौन से लोग संसद के सदस्य हो सकते हैं और संसद को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कृपया दोस्तों देखते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, ठीक है, जो कानून बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब जो कानून बनने के बाद जो कानून का पालन करने के लिए जो वर्ग बनाया गया है उसको बोलते हैं हम कार्यपालिका, जो होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई कानून बनता है और अगर उसको कानून की अवहेलना होती है तो उसके खिलाफ जो जजमेंट देगा वो कौन करेगा? उसका जजमेंट कौन करता है? न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है यहाँ पे, एक एक करके मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा, और लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर दूंगा लेजिस्लेटिव की। आपको बाकी और 2 अन्य वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कार्यपालिका और जुडिशरी के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव। तो आज हम बात करते हैं संसद की, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। तो व्यवस्था बनाना या मतलब जो कानून बनते हैं वो किसके अंतर्गत बनते हैं? पार्लियामेंट के अंतर्गत बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट को 3 वर्गों में बांटा गया है। पार्लियामेंट में देखेंगे तो आप लोकसभा आता है, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं या हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, ठीक है। या और एक है आपका राज्यसभा, तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं या हाउस ऑफ काउंसिल्स बोलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं तीसरी, तो राष्ट्रपति जो है वो एग्जीक्यूटिव में नहीं आता है, वो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के 3 मुख्य अंग हैं। राष्ट्रपति को इस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी कानून देश में बनता है उस पे अंतिम मोहर कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है और जिस पे मोहर लगाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो कोई भी बिल जो जब होता है, जो कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो, वो आपका कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। उसके बाद वो फिर जाता है राज्यसभा में। तो लोकसभा से पारित होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद वो वहाँ पे पारित होता है, उसके बाद वो फाइनल टच के लिए कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अगर उस पर मोहर लगा देता है अपनी, तो वो एक कानून के तौर पे देश पे लागू हो जाता है, ठीक है। तो कानून बनने के बाद फिर वो उसको पालन करने का काम होता है कार्यपालिका का, जो जिसमें प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। और जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में आपका न्यायपालिकाएं आती हैं, जैसे कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे पहले है, और उसके बाद फिर उसके अंतर्गत हाई कोर्ट आता है, और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह और भी हैं जो। तो एक आपको मैं बताऊं कि भारतीय प्रशासन में 2 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। एक तो आपका केंद्र सरकार पे लागू होता है और एक आपका राज्य सरकार पे। तो राज्य सरकार के लिए मैंने अलग वीडियो बना के रखा है, लेकिन आप लोगों को आज मैं बात करूंगा केंद्र सरकार के पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों देखते रहिए पार्लियामेंट। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो उसका गठन जो हुआ है वो आर्टिकल 79 के तहत, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत हुआ है, ठीक है। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिनको 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है पार्लियामेंट को। तो आप पहला देख रहे हैं लोकसभा। लोकसभा को आर्टिकल 81 के तहत गठन करा गया इसका। और लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, जनता का, क्योंकि आपको पता है कि जो भी लोकसभा का सदस्य होता है वो आम जनता के तहत चुन के जाता है। जो भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनमें जो भी 18 वर्ष का व्यक्ति होता है वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या की। तो आपको पता है कि इसमें अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 552 रखी गई है, 552 रखी गई है। लेकिन आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, ठीक है। जिनमें 543 जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और 2 जो हैं वो इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं।
अब मैं बात करता हूँ कि इसमें सदस्यों का जो मुख्य काम होता है, या मतलब सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो भी सदस्य चुन के जाता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, अगर उसकी सरकार भंग ना हो। ठीक है, अगर जैसे बीजेपी का कोई कैंडिडेट चुन के गया तो 5 साल तक ही पार्लियामेंट का सदस्य रह सकेगा। जब अगले बार आम चुनाव होंगे तो उसमें अगला कैंडिडेट चुन के आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदस्यों की। तो सदस्य का जो मुख्य योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो भारत का वो एक तो नागरिक होना चाहिए, दूसरी चीज उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, या उससे फिर अधिक हो सकती है, लेकिन 25 वर्ष कम से कम होनी ही चाहिए। फिर है कि चुनाव लड़ने योग्य वो होना चाहिए, मतलब किसी भी कानून के द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज है कि पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य है उसकी जो योग्यताएं हैं। साथ में मैं बात करता हूँ आपके जो लोकसभा है उसका काम क्या होता है। तो लोकसभा के काम की बात बताऊं कि एक तो है कानून का निर्माण करना। ठीक है, विधि का निर्माण करना। कोई भी आपका जो है कानून बनता है तो सबसे पहले वो लोकसभा में एक विल के तौर पे पारित होगा, और एक रफ फॉर्मेट रहेगा, उस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद फिर अगर वो जो भी है, मतलब जो भी कानून बनेगा उस पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है। तो मतलब जो भी प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, किसी भी कानून बनने की, लोकसभा से होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं वित्तीय विधेयक, जिसको मनी बिल बोलते हैं। तो मनी बिल भी आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी बिल है और मनी बिल है, दोनों ही जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा में जाते हैं। लेकिन मनी बिल राज्यसभा में आपका पारित नहीं होता, वो केवल डिस्कशन के लिए जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि एक और काम है कि संविधान में संशोधन करना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा के द्वारा संशोधन करना भी यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरी बात करते हैं अपन कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। जो एग्जीक्यूशन है, बोला जाए कि जो भी मंत्री परिषद के लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, इन सभी लोगों पे नियंत्रण रखने का काम कहाँ से शुरू होता है, संसद से होता है। ठीक है, फिर वित्त संबंधी कार्य भी होते हैं, कई विचारों पर विमर्श करने का कार्य भी होता है। कोई भी जैसे विचार है, किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन होना है तो वो संसद में होगा, तो वो लोकसभा में होगा। साथ में है कि किसी भी प्रकार की समितियों का गठन करना हो, किसी रिलेटेड कोई कमेटी बनानी हो, तो उसके गठन के लिए या आयोगों के गठन के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपके लोकसभा से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, फिर अगर विदेश नीति बनानी हो गई या विदेश नीति पर नियंत्रण रखने की बात आए तो वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। निर्वाचन संबंधी कार्यों, कब चुनाव कराए जाने हैं, निर्वाचन आयोग गठित करना है, या जो भी उस कमेटी का अध्यक्ष होगा, कब क्या कैसा कुछ भी जो भी प्रणाली चेंजेस लाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लोकसभा से होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। न्यायिक कार्य भी होते हैं लोकसभा से। और जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज पर, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से पूरा नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाकर लोकसभा में उसको पारित कराकर उसको क्या करा जा सकता है, उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। तो आपको पता है कि ये इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, और सबसे शक्तिशाली अगर कोई पार्लियामेंट का हाउस है तो वो लोकसभा होता है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में आपको पता है कि अधिकतम जो सदस्य हैं वो आपके 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 245 सदस्य हैं। इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है, और इसमें आपको बताऊं कि 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष के में क्या होता है कि रिटायर्ड हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, और उनके बाद फिर अगले लोग जो आते हैं वो भी 6 साल के लिए आते हैं। तो ये हर 2 साल में 1/3 सदस्य उनके रिटायर्ड हो जाते हैं और अगले सदस्यों को मौका मिलता है। और जिस प्रकार से मैं बताऊं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये आपके राज्यों के द्वारा आते हैं, और इनको पब्लिकली मतलब वोट डाल के नहीं आते हैं। कि जैसे आपको पता है लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आम लोग उसमें वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस राज्यसभा के चुनाव में आम व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, इसमें जो वोटिंग करते हैं, जैसे कि आपको पता है विधानमंडल या विधान परिषद के, विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनको ये अधिकार है कि वो उसमें वोटिंग करते हैं, और जिस राज्य से ज़्यादा जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर पे उस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट राज्यसभा में सदस्य बनकर आते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो है 250,
वर्तमान सदस्य जो हैं वो आपके 245 हैं। और आपको बताऊं कि इसमें 12 सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनयन करता है, मतलब नॉमिनेट करता है। वो लोग साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को आपको पता है शबाना आजमी हो गई आपके, और जावेद अख्तर जी थे। तो ये सभी लोग जो थे ये किसी ना किसी कला या विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र से थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी राज्यसभा में सदस्य रहे हैं, बाद में देश के राष्ट्रपति बने, तो वो भी विज्ञान के क्षेत्र से थे। तो ऐसे लोग जो इन कला या विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र से हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति चाहे तो उनको नॉमिनेट करके राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। अब हम बात करते हैं सदस्यों की कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जिसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा में जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष रखी गई। साथ में जिस राज्य से वो नॉमिनेट होके आ रहा है या जिस राज्य से वो राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है, उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राज्यसभा चलाता कौन है। तो इसके जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा में जो होगा वो वहाँ का स्पीकर होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वहाँ उपाध्यक्ष भी होता है जो सदन को चलाता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो इन्हीं 545 लोगों में से, या जो मतलब 543 लोग जो चुन के आते हैं, इन्हीं लोगों में से किसी को वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा संसद का जो है। अब मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। अगला वीडियो राष्ट्रपति के लिए बनाऊंगा। तो आपको ये लेकिन स्पेशली याद रखना है कि आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 के तहत है हमारे संविधान के, और राज्यसभा का जो गठन करा गया वो आर्टिकल 80 के तहत करा गया, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है हमारा वो आर्टिकल 89 के तहत है। और एक चीज़ और है कि आपको मैं बताऊं कि लोकसभा जो है वो टेम्पररी हाउस है, ये डिसॉल्व हो सकता है, ये भंग हो सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लोगों के लिए बनाने आऊँगा। तो आप लोग देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।